बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्टिविटी। इसके मशक के मुख्तसर सवालात करेंगे। ग्रुप में नीचे की तरफ मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स ज़रा हम देखते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो पूरा तो पीरियोडिक टेबल नहीं है, बट ये है। अब जो ग्रुप्स हैं वो ऊपर से नीचे होते हैं, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड इसी तरह से ऑन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती जाती है। ठीक है, तो चलिए आप इसका आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ग्रुप्स में ऊपर से नीचे एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज़ में इजाफा होता है। ये इजाफा शेल्स के इजाफे की वजह से होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। इससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाती है। देखें यहाँ पर कि एटॉमिक साइज़ किस तरह से इजाफा होता है एटॉमिक साइज़ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका एक एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और होता ही एक है। तो ये अगर इसका न्यूक्लियस होगा और ये हमारे पास इसका पहला शेल होगा और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसका न्यूक्लियस है एंड ये इसका पहला शेल के है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले में सिर्फ 2 समा सकते हैं और इसका दूसरा शेल भी आ जाएगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। आपको समझ आई ना कि ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो नए शेल्स का इजाफा हो रहा है, जिससे एटॉमिक साइज़ जो इसका साइज़ है वो बड़ा होता जा रहा है। इसी तरह से अगर हम सोडियम की बात करें तो इसमें 11 है, तो इसका भी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स इस बात की आपको क्लैरिटी हुई, समझ आया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जो एटॉमिक साइज़ है उसमें इजाफा होता है। इससे इजाफा हुआ तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अब न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो इस पर जो इसकी अट्रैक्टिव फोर्स है, जो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को जो खींच रहा है वो बहुत कम हो गई है। और अब आगे उसके कम होने से क्या होगा, और एलिमेंट्स बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके कैटायंस बनाती हैं और ग्रुप्स में ऊपर से नीचे मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। ठीक, तो ज़ाहिर सी बात है कि एटॉमिक साइज़ में इजाफा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फासला ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की जो गिरफ्त रही है, होल्ड है बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम होती जा रही है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से खारिज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इसकी बनस्बत, और वो सबसे मुश्किल होगा। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाता है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो इस वजह से ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो रिएक्टिविटी में इजाफा होता है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा। सेकंड क्वेश्चन में है मेटल्स की तबई खसूसियात हमने बयान करनी। चलें, फिज़िकल खसूसियात हैं, तबई खसूसियात, जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो तकरीबन तमाम मेटल्स ठोस हैं स्वाय मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि माया हालत में पाई जाती है। बाकी तमाम मेटल्स ठोस हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्वाय अल्कली मेटल्स के, यानी कि इनको पिघलाना और बॉयल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इनमें मेटेलिक चमक होती है और इन्हें पॉलिश किया जा सकता है। सो के स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता है मेटल्स को अगर हम, जैसे छुरी है तो छुरी को अगर हम तेज़ करेंगे तो उसमें चमक आ जाती है। ठीक है, तो इनमें मेटेलिक चमक होती है और पॉलिश किया जा सकता है। जब हम इनको पॉलिश करते हैं तो ये चमकना शुरू कर देते हैं। ये हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं। जी हाँ, इनमें से बिजली भी गुजर सकती है और हरारत भी गुजर सकती है। ये सख्त होती हैं, काफ़ी सख्त, आपको पता है मेटल्स जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं। इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ये वज़नी होती हैं, भारी होती हैं। और तमाम मेटल्स मेलिएबल और डक्टाइल होती हैं, यानी कि जो मेलिएबल है इनको कूट कूट कर चादरों में चेंज करना, और डक्टाइल का मतलब इनको खींच कर इनकी तारें बनाना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ नाइट्रोजन बराह रास्त कंपाउंड्स क्यों बनाती है। तो स्टूडेंट्स ज़रा आप समझ लें कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं। ये जो दूसरे ग्रुप की मेटल्स होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, और पहले वाली अल्कली मेटल्स होती हैं, फर्स्ट ग्रुप वाली। तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी कि जो नाइट्रोजन गैस है या नाइट्रोजन का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर सकती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके एनाइन बन जाता है। अब देखें, एनाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि दूसरी तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एटॉमिक साइज़ छोटा होता है और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स खारिज करके कैटायंस बनाती हैं। अच्छा, अब देखें, जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये इनका साइज़ छोटा है, चार्ज इन पर ज़्यादा है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं क्योंकि ये मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये अल्कलाइन।
तो चलें, ये हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करती है, और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करती हैं और कैटाइंस बनाती हैं। बस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ नाइट्रोजन बर रास्त आयनिक नाइट्राइड्स बनाती हैं। तो जब एक कैटाइन बना और दूसरा एनायन बना तो दोनों रिएक्ट करके आयनिक नाइट्राइड्स बना देंगे, ठीक है। वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे ये मैग्नीशियम देख लें, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये नाइट्रोजन है, तो Mg3N2 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन भी आप लिख दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली से ज़्यादा क्यों होती है? तो मैग्नीशियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल है। तो ये देखें, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg पॉजिटिव बनेगा। इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल है। अच्छा, हमारे पास ना यहाँ ये मैग्नीशियम का आइटम है। मैग्नीशियम के टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका न्यूक्लियस कर लेते हैं, एंड यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए K में, एंड इसी तरह से L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, बैरूनी शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब देखें, हमने अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो उसका मतलब क्या है कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को हमने लूज़ करना है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से खारिज करना है, तो हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी? तो पहले इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए हमें 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी हमने 738 लगाई थी, ठीक है जी। इतने किलो जूल पर मोल हमने एनर्जी लगाई और इसको हमने लूज़ कर दी। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। तो मैं ज़रा बनाता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखें, ये Mg पॉजिटिव बना। इसके बैरूनी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन एक जब हमने निकाला तो अब इसके बैरूनी शेल में एक रह गया, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ज़रा पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। अब Mg पॉजिटिव में न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। देखिए, अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन रह गया इसके बैरूनी शेल में और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स उतने हैं, पॉजिटिव चार्ज तो उतने ही हैं, तो ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस और बैरूनी जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो न्यूक्लियस की गिरफ्त है एक इलेक्ट्रॉन पर, वो पहले से मजबूत हो गई है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बढ़ने की वजह से, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया बैरूनी शेल में, तो अब हमें अगर इसको लूज़ करना है, इसको अगर हमने खारिज करवाना है, तो हमें 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगानी पड़ेगी, 1450। तो अब हमें ज़्यादा एनर्जी जो है वो दरकार होगी। इधर इसका एटॉमिक साइज़ भी कम हो जाता है Mg पॉजिटिव का ना, क्योंकि वो करीब आ जाते हैं। तो जैसे देखें, ये Mg पॉजिटिव छोटा है एंड Mg जो है वो बड़ा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कशिश की फोर्स है न्यूक्लियस और बैरूनी इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसका, उसमें अब वो ज़्यादा हो गई। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो देख लें, Mg पॉजिटिव में से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना है तो Mg2 पॉजिटिव बनेगा, तो उसके लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1450 किलो जूल पर मोल होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पांचवा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रुप 2 की मेटल से ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करती है। तो ग्रुप 2, जिस तरह से आपको बताया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ग्रुप 2 की मेटल्स का रिएक्शन सुस्त होता है। सो काफ़ी सुस्त होता है ग्रुप 2 की मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और गर्म करने पर ऑक्साइड्स बनाती हैं, ठीक है। देखिए, ये मैग्नीशियम है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। गर्म करने पर जब हम हरारत करेंगे तो ही ये रिएक्शन होगा, अगर हरारत नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। सो ऑक्साइड्स बनाते हैं, काफ़ी सुस्त रिएक्शन होता है, और गर्म करने पर या हरारत देने पर ही वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। अच्छा, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ताल्लुक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार आयनाइजेशन एनर्जी पर होता है। ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाले एटम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, आयनाइजेशन एनर्जी का हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट सीखा है कि जितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को भी समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करके कैटाइंस बनाने की सलाहियत है। अगर एक एलिमेंट बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर सकता है आसानी से, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो कैटायन या पॉजिटिव आयन आसानी से बन रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है
तो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना मुश्किल है, तो वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। सो अपोजिट रिलेशन आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो एटम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जबकि कम आयनाइजेशन एनर्जी वाले एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। सो इन दोनों का अपोजिट या उल्ट रिलेशन है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखें तो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। देखिए, अगर हम पीरियड की बात करें तो ये हमारे पास सेकंड पीरियड है लिथियम बेरिलियम में ना, ये लेफ्ट राइट पीरियड है। हम थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी ये सब कुछ सीख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो वो बेसिकली हमसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम क्यों होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो खारिज करने का रुझान है वो मुश्किल होता जाता है, ठीक है। तो चलें देखते हैं। तो पीरियड में बाएं से दाएं जानिब न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने और एटम का साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। अब देखिए, पीरियड में क्या होता है, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में तो ऊपर से नीचे साइज़ बढ़ता है, लेकिन पीरियड में यही साइज़ कम होता है। सो अगर हम इसका साइज़ अगर हम लिखेंगे तो ये इसका फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं, तो इसका आगे शेल्स तो इसमें उतने ही होंगे और इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो इसका साइज़ छोटा होता जाएगा एंड आगे फर्दर जो है वो ये हो जाएगा, लेट्स सपोज। तो पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अटॉमिक साइज़ जो है वो कम होता है, यानी कि एटम्स सिकुड़ते जाते हैं, ठीक है, पीरियड में बाएँ से दाएँ। चलें, ये हमें पता चल गया। तो साइज़ कम होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। इस तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना मुश्किल हो जाता है। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि साइज़ कम हो गया है, न्यूक्लियस के करीब चले गए हैं बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स, तो अब उनको खारिज करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली है, मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार एटम के साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे है। चलें, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटम का साइज़ कम हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस की बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर कशिश की फोर्स बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर भी बेसिकली पिछले क्वेश्चन का ही कंसेप्ट है कि सवाल ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का इन्हिसार एटम के साइज़ पर क्यों है और न्यूक्लियर चार्ज पर क्यों है। तो देखिए, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहे हैं ना, जैसे इसका 4 है, 5, 6, 7, ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स है जो न्यूक्लियर चार्ज है, और फिर साइज़ भी कम हो रहा है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज़ कम होगा, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना मुश्किल होगा। तो अगर बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खारिज नहीं हो रहे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। मुश्किल है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना मुश्किल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना मुश्किल हो जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। इस तरह साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। सो वो साइज़ के साथ भी हमने बता दिया। तो अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और एटॉमिक साइज़ के कम होने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो इनका ये सेम रिलेशन है एटॉमिक साइज़ या एटम के साइज़ के साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स से ज़्यादा क्यों होती है। अब देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एटम निस्बतन छोटे और ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज के हामिल होते हैं। इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 है, ठीक है। तो अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो ये ग्रुप नंबर 2 की मेटल जो हैं ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, ठीक है। इनके बैरूनी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, NS2 वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इनका साइज़ अल्कली मेटल से छोटा होता है, मतलब का जो उनका पीरियड के सेद में होते हैं ना, जैसे बेरिलियम का साइज़ लिथियम से कम होगा, ठीक है। और इस पर चार्ज भी ज़्यादा है, आप देख सकते हो 4 है पॉजिटिव और इस पर 3 होगा, ठीक है, मतलब प्रोटॉन्स जो है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा है और साइज़ कम है अल्कलाइन का अल्कली से। ये ग्रुप 1 की अल्कलीज हैं। इसी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर साइज़ छोटा हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और साइज़ भी काफ़ी छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ठीक है। जबकि अल्कली मेटल्स का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है। तो अल्कली मेटल्स हैं, इनका एटॉमिक साइज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा होता है और इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 है। तो वो जिस तरह से हमने ये फिगर्स बनाई हुई हैं, इनके बैरूनी शेल में 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1, इसका मतलब होता है NS1
कि किसी भी जो इसका वैलेंस के कोई भी अगर अल्कली मेटल्स हैं तो उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ना बहुत आसान होता है, ठीक, बड़ी थोड़ी सी एनर्जी लगाकर हम इसको खारिज कर सकते हैं। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। सिल्वर और गोल्ड नहायत कम रिएक्टिव क्यों है? देखिए, सिल्वर हम चांदी को बोलते हैं, गोल्ड हम सोने को बोलते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज नहीं करती, इसलिए ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं। तो बाकी मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज़ कर सकती हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज नहीं करेंगी। मज़ीद सिल्वर की सतह पर ऑक्साइड या सल्फाइड की बारीक तह बनने से ये कम रिएक्टिव बन जाती है, और फर्दर सिल्वर के ऊपर ना एक बारीक सी ऑक्साइड्स की तह बन जाएगी। हवा का और नमी का फिर सिल्वर पर कोई असर नहीं होगा, हत्ता कि सिल्वर और गोल्ड पर फ़िज़ा का असर भी नहीं होता। तो इसी वजह से जो सोना और चांदी है वो काफ़ी महंगे हैं। अब स्टूडेंट्स इसके लिए ना थॉट एक्सपेरिमेंट भी हम एक करते हैं, तो वो ज़रा आप समझिएगा। फ़र्ज़ कर लें कि हमने इतना टुकड़ा लोहे का लिया और इतना टुकड़ा ही सोने का लिया, दोनों को आपने कहीं अपने छत पर चलें फ़र्ज़ कर लें रख लिया, ठीक है, और एक साल वहीं छत पर खुला पड़ा रहने देना, ठीक है। तो क्या होगा, एक साल के बाद वहाँ लोहे का नामो निशान नहीं होगा। जंग लग कर वो मतलब बारिशें होंगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, जंग लग कर गुल वगैरह कर मतलब बह जाएगा सारा ना, वो जंग में चेंज हो जाएगा। जबकि सोना आप देखेंगे, सोने को कोई असर नहीं होगा, वो एज इट इज़ होगा। तो इस वजह से सोना और सिल्वर जो है वो बहुत महंगे और ज्वेलरी में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनको कभी जंग वगैरह नहीं लगता, ठीक है, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खालिस गोल्ड आराइशी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर नहीं तो क्यों? जी नहीं स्टूडेंट्स, खालिस गोल्ड जो खालिस सोना होता है, मतलब सिर्फ ही सोना हम ले लें, आराइशी अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि खालिस गोल्ड या खालिस सोना बहुत ज़्यादा नरम होता है, नरम व मुलायम होता है। खालिस गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल डक्टाइल है, मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा खींचे तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख पाएगा, बहुत नरम है। इस वजह से आराइशी अशियाँ अगर गोल्ड से बनाई जाएँ तो वो अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख पाएंगी। तो अगर खालिस गोल्ड हम इस्तेमाल करेंगे आराइशी अशिया बनाने में, तो वो कोई फिंगर में जो आप रिंग्स वगैरह डाल सकते हो ना, ठीक है, या फिर गले में जो हार वगैरह होते हैं, कोई भी कांटे वगैरह होगी, कोई भी ज्वेलरी होगी, तो वो थोड़ी सी चोट लगने पर या थोड़ा सा आपका हाथ टच होगा तो वो आउट ऑफ शेप या उसकी शक्ल तब्दील हो जाएगी, क्योंकि खालिस सोना बहुत नरम होता है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए कॉपर और दूसरी मेटल्स के साथ अलाय बनाए जाते हैं इसके, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन है, बिजली की तारें बनाने के लिए कॉपर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अब देखें, कॉपर जो है ये बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, मतलब इसमें से बिजली बड़ी आसानी से गुजर सकती है। कॉपर में करंट आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, और ये तो हमें पता है कि जितने भी मेटल्स हैं उनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से बिजली उनमें से गुजर सकती है। और कॉपर डक्टाइल भी है, मतलब बड़ी आसानी से हम इसको खींच कर इसकी तारें बना लेते हैं, काफ़ी डक्टाइल है ये। इन खसूसियात की वजह से बिजली की तारें बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। सो के स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स की डेंसिटीज़ में तब्दीली का रुझान क्या है? तो अल्कली मेटल्स की डेंसिटीज़ ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ती हैं, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर अगेन देखें, अगर हम ये अल्कली मेटल है ना ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो ये वज़नी होती जाएंगी, यानी कि सोडियम लिथियम से भारी है, पोटाशियम ये आगे के है पोटाशियम, ये सोडियम से भी डेंसिटी इसकी मतलब वज़नी है या भारी है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे इनकी डेंसिटीज़ बढ़ती जाएगी जी, ग्रुप में ऊपर से नीचे, ठीक हो गया जी। तो ये हमने इनकी तब्दीली का रुझान बता देना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेटल वर्क में इस्तेमाल होती है? मतलब ये कि किस मेटल को हम ज़्यादा दांत में इस्तेमाल करते हैं ना, दांत के काम में। तो आयरन मेटल है, ये मेटल वर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो आप देख सकते हैं दरवाजे लोहे के बने हुए हैं, ठीक है, खिड़कियाँ लोहे की बनी हुई हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें लोहे की ही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो लोहे को बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेटल वर्क में आयरन या लोहा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसकी वो ये है ना कि ये चूँकि सस्ता है, ठीक है, और काफ़ी ज़मीन में हमारे ज़्यादा पाया जाता है, जैसे सोना है तो कम पाया जाता है, इस वजह से वो महंगा है। जो चीज़ कम होती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो आयरन ज़्यादा है तो ये इस्तेमाल होगा। अच्छा, फर्दर और सस्ता भी है। अच्छा, सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम क्यों ज़्यादा सख्त है? जी हाँ, यहाँ पर आगे देखें, लास्ट वाले जो 4 ये क्वेश्चन रह गए, ये थोड़े से कंसेप्ट वाले हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, थोड़ा सा ये लंबा इसका आंसर है आपको समझाने के लिए ना।
तो सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम क्यों ज़्यादा सख्त है? सोडियम जो है वो नरम है, मैग्नीशियम सख्त है, क्यों, वजह क्या है? सोडियम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे खारिज करके ये यूनी पॉजिटिव आयन बन जाता है। यूनी पॉजिटिव यानी कि एक पॉजिटिव इस पर चार्ज होगा, ठीक है। तो सोडियम अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देख लें जी, ये सोडियम है, इसके बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये Na सोडियम है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन ही खारिज कर सकते हैं ना, क्योंकि बैरूनी शेल में है ये एक इलेक्ट्रॉन। तो ये Na पॉजिटिव यानी कि यूनी पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na पॉजिटिव बन गया। बस कम पॉजिटिव चार्ज और एक आज़ाद इलेक्ट्रॉन के दरमियान कमज़ोर मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अब जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो इन कैटाइंस यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और फ्री या आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मेटेलिक बॉन्ड बनता है। चले, अब चूंकि चार्ज इस पर +1 है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा वो निस्बतन कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से सोडियम नरम मेटल है जिसको छुरी से भी काटा जा सकता है। अब देखें, सोडियम बहुत नरम है, इसको आप छुरी से भी काट सकते हो, ठीक है, मेटल है और छुरी से आप काट रहे हो, ठीक है। जबकि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये मैग्नीशियम हमारे पास, ये मैग्नीशियम देखें अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बैरूनी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें खारिज करके ये डाई पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम के बैरूनी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को ही खारिज करना है। और डाई पॉजिटिव आयन क्या होता है? Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव आयन बनेगा यानी कि इस पर +2 चार्ज होगा, बस ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज और दो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ताकतवर मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज 2 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं, तो उससे तो ज़्यादा ही है ना। तो अब इनके दरमियान जो मेटेलिक बॉन्ड बनेगा वो ताकतवर होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम मेटल सख्त होती है। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, एक इलेक्ट्रॉन है और उसके दो हैं और खारिज करके यूनी पॉजिटिव और ये खारिज करके डाई पॉजिटिव बन जाता है और फिर मेटालिक बॉन्ड भी मजबूत होता है डाई पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है। इस वजह से सख्त है ना, तो जितना बॉन्ड ताकतवर होगा उसमें इतनी ही सख्ती ज़्यादा आएगी, ठीक है। 16th क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की निस्बत कैल्शियम क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? देखिए, यानी कि कैल्शियम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज करता है लेकिन मैग्नीशियम उस तरह उस निस्बत से नहीं करता। तो कैल्शियम ग्रुप 2 में मैग्नीशियम से नीचे मौजूद है। तो अगर मैं आपको ग्रुप 2 पर ले जाऊं और यहाँ आपको बताऊं कि ये कैल्शियम है और ये मैग्नीशियम है, तो कैल्शियम ग्रुप 2 में मैग्नीशियम के नीचे मौजूद है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक साइज मैग्नीशियम की निस्बत बड़ा होता है। अब जाहिर सी बात है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज़ तो बढ़ेगा, तो कैल्शियम चूँकि नीचे है तो कैल्शियम का साइज़ बड़ा होगा और मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम नीचे मौजूद है। बड़े साइज़ की वजह से कैल्शियम के न्यूक्लियस की बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर कशिश की फोर्स कम हो जाती है, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर देते हैं। अब चूँकि फ़र्ज़ कर लेते हैं ना कि यही आपका वो कैल्शियम का है ना, क्योंकि नीचे है और वो ऊपर है, तो कैल्शियम का साइज़ बड़ा है तो जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी इन इलेक्ट्रॉन्स पर, बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कमज़ोर हो जाएगी, तो इसकी बड़ी आसानी से आप खारिज कर सकते हो। जबकि वो ऊपर है तो उसका साइज़ कम है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर देते हैं। बस कैल्शियम मैग्नीशियम की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है जी, क्योंकि ये कैल्शियम मैग्नीशियम से नीचे है, उसका साइज़ बड़ा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे 17th क्वेश्चन देखें, ये भी इसी तरह का है। मैग्नीशियम की निस्बत सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है? यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी का है, अगरचे मैग्नीशियम और सोडियम एक ही पीरियड में मौजूद हैं, लेकिन सोडियम मैग्नीशियम से पहले आता है। अच्छा, अब देखें, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, ये एक ही पीरियड में मौजूद है, लेकिन सोडियम मैग्नीशियम से पहले आ रहा है, ठीक है, ये पहले है। बस सोडियम का एटॉमिक साइज मैग्नीशियम की निस्बत बड़ा है। तो अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में तो हमने देखा कि एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा या बड़ा होगा और जो बाद में है उसका एटॉमिक साइज कम होगा। तो सोडियम चूँकि मैग्नीशियम से पहले है तो सोडियम बड़ा होगा और मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके बैरूनी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सोडियम के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको खारिज करने के लिए बहुत कम एनर्जी दरकार होती है, ठीक है। अच्छा, बड़े साइज़ की वजह से मैग्नीशियम की निस्बत और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम का आसान है बनिस्बत मैग्नीशियम के, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होगा मैग्नीशियम का, और इसके बैरूनी शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन ज़रा देखें, ये भी इसी तरह का है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम से ज़्यादा क्यों है? अब देखें,
अगर मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखाऊं तो ये सोडियम है Na और ये K जो है ये पोटाशियम का सिंबल है। सोडियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में है, ठीक है, वो हमें पता चल गया कि सोडियम और पोटाशियम एक ही ग्रुप में है, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। लेकिन सोडियम पोटाशियम से ऊपर है, आप देख सकते हैं सोडियम जो है Na वो पोटाशियम से ऊपर आया हुआ है, ठीक है, पहले आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि सोडियम का एटॉमिक साइज पोटाशियम की निस्बत कम है। देखें, जो चीज़ ऊपर है, जैसे सोडियम ऊपर है पोटाशियम नीचे, तो सोडियम का साइज कम होगा ना, और नीचे अगर हम पोटाशियम में बनाते तो उसका एक और शेल आ जाना था, 4 शेल हो जाने थे, ठीक है। तो सोडियम का साइज कम है, पोटाशियम का साइज ज़्यादा है, वो हमें पता चल गया। बस छोटे साइज़ की वजह से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी पोटाशियम से ज़्यादा है, और जितना एटम का साइज़ छोटा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करवाने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा ही लगानी पड़ती है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के वो करीब होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।